ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर शराज है, शराज रज़ा। आई एम अ कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट plastic surgeon at Jinnah Burn and Reconstructive Surgery Center, and I have got a private practice in Umar Hospital, Main Jail Road, Lahore. I've talked to you earlier about other topics, और आज मैं एक जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था वो काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था। दैट इज़ अबाउट ब्रेस्ट सर्जरी ऑफ वुमेन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एंड गर्ल्स, टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करते। इसी तरह पेशेंट्स एट टाइम्स बहुत शाय होते हैं टू कम अप और उसको अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, और इन जनरल अपने एस्थेटिक्स को डिस्कस करने के लिए ब्रेस्ट अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ख़ातून की फ़िज़ीक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना भी लेबल करें तो। क्योंकि अब फीमेल, एक ख़ातून जो है वो अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करती है विदाउट अ प्रॉपर साइज्ड ब्रेस्ट, यानी उसकी बाकी फ़िज़ीक के मुताबिक अगर उसका ब्रेस्ट साइज़ नहीं है, यानी ज़्यादा है, छोटा है, एब्सेंट है, या इवन आफ्टर जो हमारे कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर बहुत कॉमन है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ब्रेस्ट की सर्जरी करके ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है। तो ख़वातीन अपने आप को इनकम्प्लीट फील करती हैं। लेकिन हमारा सोशल सर्कस और हमारा सोशल सर्कल ऐसा है कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और हमारी ख़वातीन भी इसी वजह से बहुत शाय फील करती हैं कमिंग फॉरवर्ड इसको डिस्कस करने में। और मैं देखता हूँ कि यंग गर्ल से लेकर एडवांस एज की ख़वातीन बहुत साल निकाल देती हैं अपने इश्यूज़ को और कंसर्न्स को डिस्कस किए बगैर। सबसे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि ब्रेस्ट या ब्रेस्ट सर्जरी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी सोसाइटी में, लीव अपार्ट जस्ट हमारी सोसाइटी में। हमने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया जिसमें पाकिस्तान के मोस्टली प्लास्टिक सर्जरी सेंटर्स जो कि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शंस कर रहे थे आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, और हमने ये देखने के लिए एक स्कोर सिस्टम डिवाइस किया, ये देखने के लिए कि खातून की लाइफ में ब्रेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने एक शायनेस स्कोर, यानी कि एक खातून कितना शाय फील करती है अपने आप को एक्सपोज करने के लिए टू अ मेल डॉक्टर, वो हमने क्वेश्चनर तैयार किया। सो हमने देखा कि जब एक खातून अपने ब्रेस्ट कैंसर वाले ब्रेस्ट के साथ पेशेंट बन के डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर उनको कहता है कि आप एक्सपोज करें इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल, तो वो बहुत शाय फील करती हैं। और हमने वो स्कोर किया तो वो देखा कि वो स्कोर तकरीबन 8 to 9 out of 10 था। दे यूज्ड टू फील सो शाय अबाउट इट। जबकि हमने जब उनकी ब्रेस्ट सर्जरी हो गई और ब्रेस्ट कैंसर के साथ उनका ब्रेस्ट उतार दिया गया, तो फिर जब हमने उनको एक्सपोजर करने को कहा तो वो बिल्कुल भी शाय फील नहीं करती थी। दे इमीडिएटली यूज टू एक्सपोज, इवन वो पर्दा आगे होने का भी इंतज़ार नहीं करती थी। और शायनेस स्कोर ऑल द वे 3 पे चला गया फ्रॉम 8 to 9, यानी ख़वातीन ने बिल्कुल शाय फील करना छोड़ दिया, बिकॉज उनके ब्रेस्ट नहीं थे तो उनको लगा कि उनको शाय होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उन्हीं पेशेंट्स को आगे फॉलो अप किया, और हमने जब उनकी रिकन्स्ट्रक्शंस की, ब्रेस्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया, चाहे मसल से, फैट से, इम्प्लांट से, तो फिर हमने जब दोबारा उनको एक्सपोजर के लिए कहा तो उनका शाइनेस स्कोर दोबारा 7 तक पहुंच गया, 6 to 7 तक। यानी उनको पता था कि ये ओरिजिनल ब्रेस्ट नहीं है, लेकिन प्रेजेंस की वजह से उनमें एक शाइनेस का फैक्टर आ गया। और जब हमने इन्हीं ब्रेस्ट के ऊपर निप्पल और एरियोला का फाइनल टच दिया, कंप्लीट किया, तो उनका शाइनेस स्कोर ऑल द वे ओरिजिनल पे पहुंच गया। यानी कि एक खातून अपने आप को तब तक खातून नहीं समझती जब तक उसके ब्रेस्ट नॉर्मल और अपैरेंट साइज़ के नहीं होते, और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी ब्रेस्ट अप्रोप्रिएट साइज़ के ब्रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब डिस्कस कर लिया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है खातून के लिए, किसी भी कल्चर की खातून के लिए, आगे चलते हैं कि ब्रेस्ट में क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं जिनके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। हम इसको एज के लिहाज से लेते हैं। सो यंगर एज ग्रुप में हमारी बहुत सारी लड़कियां जो हैं और बच्चियां जो हैं वो एट टाइम्स ग्रो कर रही होती हैं। उनको ये फील होता है कि उनके ब्रेस्ट जो हैं वो उनकी फ़िज़ीक के लिहाज से अप्रोप्रिएट साइज़ के नहीं हैं। मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल करके देखा है कि ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में फेस किया जाता है। यंग गर्ल्स फील इनकॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर साइज ऑफ द ब्रेस्ट्स।
और एट द अदर एक्सट्रीम कुछ बच्चियों में बहुत अर्ली एज पे ब्रेस्ट बहुत एनलार्ज हो जाते हैं, जैसे हाइपरट्रोफी कहते हैं। वो भी उनके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट की वजह होती है इतनी यंग एज पे, क्योंकि सोशली वो जाती हैं तो वो लगता है कि लोग उनको जो है वो देख रहे हैं, उनको ऑकवर्ड फील होता है। सो इन दोनों सर्कमस्टांसेस में बच्ची की नॉर्मल ग्रोथ मेंटल और फिजिकल के लिए बहुत ज़रूरी है कि शी शुड बी प्रॉपरली असेस्ड, और अगर ब्रेस्ट उसके प्रॉपर साइज़ के नहीं हैं या ज़्यादा हैं या थोड़े हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। तो पहले हम देखते हैं कि अगर ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो तो क्या किया जा सकता है, एंड देन हम आगे चलते हैं और फिर देखेंगे कि अगर ब्रेस्ट साइज़ यंग एज पे ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। अगर ब्रेस्ट साइज़ छोटा हो तो फिर आपने पेशेंट से असेस करना होता है कि वो सोशली कितना अपने आप को आउटकास्ट फील करती है। अगर वो कॉन्फिडेंट इनफ है, उसको कोई इशू नहीं है, तो लाइक ऑल प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स आपने सिर्फ रीअश्योर करना होता है कि विद टाइम साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ लोगों में अर्ली इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ लोगों में लेट इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर वो बच्ची बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, सोशली अपने आप को आउटकास्ट कर रही है, लोगों में जाना पसंद नहीं करती, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करती है इस वजह से बिकॉज शी फील्स कि जी मैं अशेम्ड होती हूँ अपनी कंपेट्रिएट्स, अपनी फ्रेंड्स के अराउंड बिकॉज माई साइज इज़ लेस, देन हम उनके केसेस में हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है ऑटोलोगस, यानी उनका अपना ही फैट डिफरेंट जगहों से लेकर थाइज से, बटक से, टमी से, अगर बच्ची थोड़ी सी चबी है या हेल्दी है तो हम उन्हीं की फ़ैट लेकर ब्रेस्ट को ऑगमेंट कर लेते हैं। उसमें ब्रेस्ट में कोई स्कार भी नहीं आता और एक नेचुरल फील के साथ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है। लेकिन हमारी बहुत सारी बच्चियां स्पेशली फैशन की वजह से काफ़ी पेटीट यानी बहुत थिन होती हैं और बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं होती, यानी फ़ैट कम होती है, तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट इम्प्लांट एक बहुत अच्छी चॉइस है और काफ़ी सेफ़ भी। दुनिया भर में इस पे डिबेट होती रही है कि ये सेफ़ है कि नहीं, कहीं ये कोई कैंसर तो नहीं करता, कहीं ये कुछ तो नहीं करता, बाद में मदरहुड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं करता। लेकिन एट द एंड ऑफ ऑल दोज डिबेट्स यही फैसला निकला है कि अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को प्रॉपरली आप ब्रेस्ट के नीचे या मसल के नीचे प्लेस करें और उसको प्रॉपर तरीके से आप प्लेस करें तो वो बहुत खूबसूरत एक रिज़ल्ट भी देता है, कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव करता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। कोई ऐसा कैंसर वगैरह इसमें रिपोर्टेड नहीं है। पहले सोचा जाता था कि शायद ये डायग्नोसिस ऑफ कैंसर को डिले करता हो, लेकिन अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि अगर साइज़ बहुत यंग एज में बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे हम ब्रेस्ट हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और कुछ केसेस में इतना ज़्यादा साइज़ होता था जिसे जाइगैंटोमैस्टिया कहते हैं, यानी बहुत जाइंट ब्रेस्ट हो जाते हैं, कमर में दर्द, बैक एक और सोशली बहुत आउटकास्ट हो जाती हैं बच्चियाँ। उसमें हमें ब्रेस्ट रिडक्शन करनी पड़ती है और ये ख्याल रखते हुए कि इतना ब्रेस्ट का टिश्यू रहे कि बाद में मदरहुड में और अपने चाइल्ड को फीड करने के लिए बच्चियाँ इतना टिश्यू मौजूद रहे कि वो बाद में कर सकें, और एट द सेम टाइम उसको इतना खूबसूरत शेप दी जाए कि वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकें और बेहतर फील कर सकें। दोबारा होने के चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन उसको हैंडल करने के भी तरीके। सो यंग गर्ल्स में ये आमतौर पर मसाइल देखे जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा एडवांसिंग एज यानी मिडिल एज ख़वातीन में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मिडिल एज ख़वातीन में एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, और दूसरा ये होता है कि प्रेगनेंसीज़, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़, लैक्टेशन यानी बच्चे को फीड करने की वजह से ब्रेस्ट्स जो होते हैं वो सैगी हो जाते हैं, यानी वो ढलक जाते हैं और ख़ातून बहुत ऑकवर्ड फील करती है। इवन घर में इंटीमेसी में भी उसको प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि स्किन रिंकल्ड हो जाती है और ढलकने की वजह से वो फील करती है कि मैं अपनी एज से ज़्यादा बूढ़ा फील करती हूँ। तो इन केसेस में सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी खदशा महसूस हो कि ब्रेस्ट में कोई लंप बन रहा है, कोई अल्सर बन रहा है, कोई अनड्यू दर्द होने लग गई है, कहीं से कोई डिस्चार्ज, निपल से ब्लड आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को फ़ौरन असेस कराना चाहिए अपने फिजिशियन से और उसके बाद सर्जन से, और मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड के टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अक्सर हमारी ख़वातीन समझती हैं कि एक दफ़ा जब ब्रेस्ट की सर्जरी हो गई और ब्रेस्ट को निकाल दिया गया है तो दोबारा उसको रिकन्स्ट्रक्ट कराना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक लग्जरी है, ये ना भी कराएं। लेकिन अगर आप ऐसी ख़वातीन से बात करें तो यू विल रियलाइज़ कि उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगी कि वो कुछ भी देने को तैयार हैं, दे कैन गिव एनीथिंग इफ़ दे कैन गेट देयर ब्रेस्ट बैक, बिकॉज ऐसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो इनकम्प्लीट फील करती हैं।
सो आइडियली WHO भी यही कहता है और हमारे साइकोलॉजिकल स्कोर इंडेक्स भी यही कहता है कि ऐसी सब खवातीन जिनकी मैस्टेक्टमी हो जाती है, यानी ब्रेस्ट की एम्पुटेशन हो जाती है, हम निकाल देते हैं कैंसर की वजह से, उन सब का एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि उनकी ब्रेस्ट की रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। वो रिकन्स्ट्रक्शन मल्टीपल तरीक़ों से हो सकती है। हम आप ही के पेट से टुकड़ा लेके लगा सकते हैं, हम आपकी कमर से मसल लेके लगा सकते हैं, हम अगर स्किन अनफ मौजूद है तो इम्प्लांट से बना सकते हैं। सो रिकन्स्ट्रक्शन ज़रूर होनी चाहिए और ये ऑप्शन हर खातून को पता होनी चाहिए कि उसके पास रिकन्स्ट्रक्शन की ऑप्शन मौजूद है और वो बाद के आउटकम पे असरअंदाज नहीं होगी। दूसरे साइड पे जो ब्रेस्ट ढलक जाते हैं और जिन्हें हम लूज़ या टोसिस कहते हैं, टोसिस कहते हैं किसी भी चीज़ का नीचे हो जाना, तो हम उसको कहते हैं कि टोसिस हो गया है। तो इस तरह जो ख़वातीन मिडिल एज में या अर्ली एज में जिनके प्रेगनेंसीज होती हैं बच्चों की वजह से और फीडिंग की वजह से वो ढलक जाते हैं, उनमें हम ब्रेस्ट को लिफ्ट कर देते हैं और उससे उनकी एस्थेटिक्स यानी खूबसूरती में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, उनकी घरेलू लाइफ बेटर हो जाती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेटर हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे होगी जी ब्रेस्ट की, जैसे एक बैलून होता है, यानी बैलून में अगर हवा कम हो जाए तो वो उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो उसको टाइट करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसमें हवा भर दें तो वो टाइट हो जाएगा, या फिर आप उसको छोटा कर दें। जिस तरह हम चूसनी बनाया करते थे तो हम उसको टाइट कर देते हैं तो उससे वो स्किन टाइट हो जाती है। सो या आप उसको लिफ्ट करके ज़्यादा एक्स्ट्रा जो स्किन है उसको निकाल दें, इसको बेस्टोपेक्सी कहते हैं। या फिर अगर खातून कहती है कि नहीं मुझे साइज़ भी इंक्रीज़ चाहिए, तो फिर आप उसमें टिश्यू ऐड करके अगेन उसी तरह फैट या इम्प्लांट ऐड करके आप उसको लिफ्ट कर देते हैं, बैलून को फिल कर देते हैं, तो वो टाइट होके और मोर पर्की और मोर ब्यूटीफुल हो जाता है। उससे आगे चलते हैं मोर एडवांस्ड एजेस में, कि जब ख़वातीन ज़रा और एजड होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे केसेस में भी यही मामला देखे जाते हैं कि एक तो ब्रेस्ट का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और हार्मोन्स की अप एंड डाउन की वजह से, और दूसरा ये होता है कि ब्रेस्ट अगेन ढलकना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिनके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और वो ढलकते हैं, उसमें अगेन हम ब्रेस्ट रिडक्शन यानी एक्स्ट्रा स्किन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लैंड निकाल कर उसको एक ऐसी शेप दे देते हैं कि जिससे वो दोबारा एक यूथफुल यानी यंगर और जवान अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है, वो अपने आप को यूथफुल और यंग फील करना शुरू कर देती हैं। और अगर वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम इतना कम हो गया है कि सिर्फ स्किन रह गई है, तो फिर ऐसे केसेस में भी हम स्किन को तो टाइट करते ही करते हैं, अंदर बैलून में हवा यानी कि फैट या इम्प्लांट से उनका साइज़ इंक्रीज़ जो है वो हम ऐड कर देते हैं, जिससे ये उनकी अपीयरेंस बहुत बेहतर हो जाती है। अगेन अगर मैं वापस अपनी ओरिजिनल डिस्कशन पे जाऊं तो बहुत सी मैटर्स स्पेशली सोशल सर्कमस्टांसेस में हमारी ख़वातीन ये चीज़ लेकर दबा कर बैठ जाती हैं कि नहीं भाई गुजारा हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। फिर तो जिस तरह हम अपनी हर चीज़ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसी तरह साइकोलॉजिकल और जो है ना जो हमारी जेनेटिक लाइफ है, यानी कि हमारा जो जेंडर बेस्ड लाइफ है कि खातून इन अपने आप को कंप्लीट फील ना करे, तो ये बहुत ज़्यादती होती है ख़वातीन अगर अपने आप के इस चीज़ को एक्सप्रेस ना कर सकें और इसको घुटन दे के रखें। इस डिस्कशन से आई होप कि एक बेसिक ग्राउंड फिल हो जाता है। सो कैंडिडेट्स कौन हैं अच्छे, वो मैंने डिटेल बता दी। अब एक जो चीज़ मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी मोस्टली पेशेंट्स या क्लाइंट्स में, वो होता है कि हमारी ख़वातीन को ये समझ नहीं आती कि क्या चीज़ चेंज हो सकती है और क्या नहीं। मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं सर्जरी कराने और वो कहती हैं जी मेरा साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 36 है, 46 है, 50 है, और कप साइज़ उनको नहीं पता होता है। यानी कि एक जनरल परसेप्शन जहाँ तक मैंने देखा है पाकिस्तान में कुछ 70 to 80% ऑफ ख़वातीन, शायद उससे भी ज़्यादा को ये आइडिया ही नहीं है कि कप साइज़ क्या होता है। सो जो बेसिकली जो नंबर होता है वो होता है आपका बैंड साइज़, यानी जिस तरह हमारी पेट की वेस्ट होती है उस तरह चेस्ट की जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम कहते हैं, वो नंबर होता है, उसे कहते हैं बैंड साइज़। और ब्रेस्ट का जो सबसे प्रोजेक्टेड पार्ट होता है और आमतौर पे यंगर ख़वातीन में वो निपल और एरियोला वाला एरिया होता है, उस जगह पे जो हम साइज़ मेजर करते हैं यानी सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं मेजरिंग टेप से, उसे कहते हैं बैंड साइज़, सॉरी बस्ट साइज़, उसे कहते हैं बस्ट साइज़।
सो बस्ट साइज माइनस द बैंड साइज, यानी बस्ट साइज और बैंड साइज का जो बीच में डिफरेंस होता है वो होता है कप साइज. सो विद एवरी 1.5 इंचेस एक कप साइज इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैंड साइज 30 है और आपका बस्ट साइज जो है वो 32 है, तो ये है साइज ए. अगर 34 जो है, अगर ये 34 है तो ये होगा साइज बी, कप साइज बी. इसी तरह 2 इंचेस पे सी, डी, डबल डी और इस तरह साइज बढ़ते चले जाते हैं. और इसी तरह हर बैंड साइज के लिए एक ख़ास बस्ट साइज अप्रोप्रिएट होता है. अगर उससे ज़्यादा हो तो वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता, और अगर उससे कम हो तो साइज़ बहुत कम लगता है. और जितना साइज़ बढ़ता जाता है कप साइज़ का तो उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं. गर्दन में दर्द के साथ बहुत कॉमनली ख़वातीन आती हैं, बैक एक होती है उनको, सर में दर्द रहती है, क्योंकि बहुत सारा ज़ोर उनका कमर और गर्दन का ये ब्रेस्ट को हैंडल करने और स्ट्रेट रखने में इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं. सो आई थिंक इनका बड़ा एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल और एक अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप मैस्टोपेक्सी, जिसे कहते हैं ब्रेस्ट लिफ्ट करना, या रिडक्शन मैमोप्लास्टी यानी ब्रेस्ट साइज़ को रिड्यूस करना, आप वो करा सकते हैं. और जो ओनली चीज़ हम चेंज कर सकते हैं वो है कप साइज़, क्योंकि बैंड साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी चेस्ट का सर्कमफेरेंस है. जो कप साइज़ है वही चेंज हो सकता है, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन कप साइज़ के ऊपर होनी चाहिए. और इसी तरह हम कप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें फ़ैट डालकर, उसमें इम्प्लांट डालकर, और इसी तरह हम कप साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं रिडक्शन करके, कई दफ़ा सिर्फ लाइपोसक्शन करके, एंड कई दफ़ा स्किन निकाल कर. बहुत से लोग बहुत सारी टेक्निक्स और भी एडवाइस करते हैं, इसमें फिलर, इंजेक्शन और इस तरह की और चीज़ें ऐड करते हैं. मेरी पर्सनल ओपिनियन में वो इतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग करवा के मेरे पास आते हैं और बाद में जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें कैल्सिफिकेशन हुई होती है और एक डर लगता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं. सो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन में फिलर्स और जो इंजेक्शन बेस्ड होती है अपनी फ़ैट के अलावा, वो बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है इस ब्रेस्ट के लिए. ये एक बेसिक था जो मैं काफ़ी अरसे से एड्रेस करना चाह रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमनली नहीं डिस्कस. सो इस डिस्कशन के बाद ये है कि ये एक बेसिक नॉलेज है, ये पूरी डिटेल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ओपन फोरम पे सब डिस्कस नहीं हो सकता. सो ऐसे किसी भी इशू के लिए आप अपने किसी डॉक्टर से, अपने प्लास्टिक सर्जन से, अपने जनरल सर्जन से या अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहते हैं तो ओला डॉक एक बहुत अच्छा पोर्टल है. मुझे भी इसके ज़रिए बहुत अवेयर करने का मौका मिलता है, और इसके ज़रिए जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे एजुकेटेड भी होते हैं. सो ओला डॉक से कांटेक्ट करके मेरी या किसी भी और सर्जन या फिजिशियन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड पोर्टल फॉर दैट. थैंक यू सो मच.